जी वर्स वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। हमारी इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है। इस दौरान हमें दो नए गेस्ट हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। एक है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सॉरी, ये जो कॉन्टेस्टेंट है NA 129 से इंजीनियर हारिस डार साहब हैं। और दूसरे हमारे न्यू TV के लाहौर रंग के सीनियर रिपोर्टर, पॉलिटिकल बीट करते हैं, काफ़ी इनकी गहरी नज़र है लाहौर की सियासत पर, पंजाब की और पाकिस्तान की सियासत पर। और मेरे शहरदार भी हैं शेख उमर दराज साहब। हारिस भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हारिस भाई, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का मंशूर एक आम आदमी तक पहुंचा, पहला मेरा सवाल आपसे ये। दूसरा, आपका हलका जो है वो काफ़ी इस वक्त पॉपुलर इस वजह से कि एक तो साहब का गवर्नर और हमाद अज़हर के वालिद मियां अज़हर साहब वहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, PTI के आज़ाद उम्मीदवार हैं, हमायत याफ्ता, और दूसरी तरफ हाफिज़ नोमान साहब नून लीग से। तो कैसे इन बड़े बड़े जॉइंट्स का मुकाबला करेंगे आप लोग? तो वैसे तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे आपकी सर्विसेज हैं, लेकिन सियासत के मैदान में इलेक्शन मैनेजमेंट, अपना मंशूर देना, वोटर को निकालना, एक ख़ास सियासी दफातर खोलना, फिर वहाँ या शेर शेर के नारे, उससे तो आप लोग, मेरा ख्याल है विद ड्यू अपॉलॉजी, इतनी आपकी आशनाई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मंशूर की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम काम करते हैं टीम वर्क पे। हमने हर यूनियन कौंसिल में हमारी टीम मौजूद है, हर यूनियन कौंसिल में हमारा दफ्तर मौजूद है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। और अब चूँकि कल पोलिंग डे है, इस हल्के में 334 हैं जो पोलिंग स्टेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक के बाहर हमारा कैंप लग रहा है। अल्लाह का पोलिंग एजेंट हम अपने मुकम्मल कर चुके हैं, क्योंकि हमने काम किया, ग्रास रूट लेवल पे हमने वर्किंग की है। और जहाँ तक दूसरे उम्मीदवारों की बात है, अव्वल तो हाफिज़ नुमान साहब इस हल्के के है ही नहीं। हाफ़ साहब 1 to 8 के थे, और आखिरी दिन जब ओन चौधरी की साहब की वजह से इनको वहाँ से स्किप होना पड़ा, तो फिर इनको यहाँ पे एडजस्ट किया गया। हाफ़ साहब इस हल्के के नहीं है। हाफ़ साहब 1 to 8 के हैं। हाफ़ साहब ने 2 महीने नहीं, स्किप नहीं गए, वो मुल्क की सर इत्तेहाद के लिए ना, ताकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी मिलकर मुल्क को कौम की खिदमत कर सके। स्किप ना गए इत्तेहाद के लिए कि मैं उधर जाता हूँ, आप इधर है भैया। चले इसके और ये साहब हमारे सर इंतहाई माजरत के साथ जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ औरिया मकबूल जान साहब मौजूद हैं। और ये साहब अस्सलाम वालेकुम सर। और ये साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी, ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। और ये साहब, कल का इलेक्शन कन्वेंशनल टर्न आउट आपको नजर आ रहा है या कोई अनएक्सपेक्टेड टर्न आउट आपको नजर आ रहा है? देखिए, जैसा माहौल है, मुझे तो अनएक्सपेक्टेड नजर आ रहा है। उसकी एक 2-3 वजूहात होती हैं। एक तो बुनियादी वजह यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 2-1 साल के अंदर पब्लिक ने जो कुछ फेस करना था, जिस तरह की सूरत हाल थी, उससे एक पब्लिक के अंदर एक रिजेंटमेंट होती है, और उस रिजेंटमेंट से लोग बाहर आने की कोशिश करते हैं। अब बाहर क्यों नहीं, दो वजह से होता है कि बाहर नहीं आते। एक तो ये होता है कि पब्लिक के ऊपर जो है होता है डर, होता है खौफ, होता है कि कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रियासत की मशीनरी इस तरह की है। लेकिन इलेक्शन के दिन पब्लिक में रियासत की मशीनरी जो होती है, ये इनकैपेबल होती है, ये पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी होती है। पाकिस्तान की तमाम मशीनरी भी लगा लें तो 90,000 पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2 से 3 सिपाही से ज्यादा नहीं हो सकते। स्ट्राइकिंग फोर्स भी 4-8-10 शहरों के अंदर लगाई जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं है। 1,10,000 आपकी पुलिस है जो डिप्लॉयबल है, 90,000। तो लोग शुरू में तो देखेंगे 9-10 बजे तक के क्या हालात हैं, लेकिन जब उनको बिल्कुल फिजा नजर आएगी ना कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो हम ही हैं सिर्फ, तो फिर वो बाहर बहुत खौफनाक तरीके से निकलते होते हैं। और ये हमने 77 के इलेक्शन में देखा हुआ है कि वो फिर एकदम निकले थे, और फिर उसको 77 बिल्कुल ऐसे ही था, बंदे अगवा हो रहे थे, 35 सीटें जो है वो उन्होंने बकायदा बिला मुकाबला जितवा ली थी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और ये मकबूल जान साहब, जज़ाकल्लाह सर। जी हारिस डार साहब, आप बात अपनी मुकम्मल करें। हाँ, जहाँ तक मियां अज़हर साहब की बात है, असल में तो हमाद अज़हर साहब थे, हमाद साहब के कागजात रिजेक्ट हो गए, तो फिर मियां साहब आए, और मियां साहब अब ज़ईफ़ हो चुके हैं, और वो कैंपेन भी बस आखिरी 2-4 दिनों में निकले हैं। बाकी वो कैंपेन अब नहीं, हम तो कहते हैं अल्लाह ताला उनको शिफा दे। आमीन। ठीक है, तो फील्ड जो है ना वो खाली है। हम गए हैं लोगों के पास, इनको ना मौका पहले मिला है काफ़ी, यानी एक तरफ राना मशहूर साहब थे, दूसरी तरफ असलम इकबाल साहब थे। तो ये हालांकि 2-3-4 टेन्योर मिले हैं, लेकिन इस इलाके में कुछ भी नहीं कर सके। दरीना मसाइल हैं इस इलाके के, यानी 1 to 9 के। सर वो तो पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में मसले हैं, ये एक बिटर रियलिटी है। और ये फील्ड में उतरे भी नहीं हैं, यानी लोगों के पास नहीं गए। ठीक है, जो पिछली बार भी अगर हम हादसा बने हैं तो आवाम में बिल्कुल भी नहीं गए। फेडरल लेवल की इनकी जिम्मेदारियाँ थी, आवाम के साथ कोई तल्लक नहीं था।
हम ग्राउंड के लोग हैं, मैं इसी हल्के का रहायशी हूँ, मैं इस हल्के के मसाइल को अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ और हम वर्किंग कर रहे हैं, लोग हमारे पे एतमाद करते हैं अल्लाह के फजल से। सर मेरी शायरी अच्छी नहीं है लेकिन वो एक शेर है ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। आप आए एंड में ऐसे हैं जैसे वो होता है ना, चांद निकला ईद का नहीं निकला, निकला नहीं, लोग तरावियां पढ़ना शुरू कर देते, वो कहते हैं चांद निकला है। मैं तो यार तुम ग्रेस दे सकना, काफी लेट नहीं आ पाए। चले देर आए दुरुस्त आए, देर आए ठीक है, दुरुस्त आए। हाँ हमें फिर शहबाज पाकिस्तान के जो शेर वहाँ हैं हाफिज नुमान साहब, उनका मुकाबला आप कैसे करेंगे? मैंने बताया कि हाफ साहब ना इस हल्के से आउट है, वैसे बेसिकली हाफ साहब इस हल्के के सर नहीं लेकिन लाहौर तो मुस्लिम लीग नून का घर है ना। लेकिन पिछली दफा भी ये सीट इनके हाथ से निकल चुकी हुई है, ये पिछली बार इस दफा निकल गई। मियां नवाज शरीफ साहब हैं और वो आपको पता है जितने जोश और मियाँ साहब आए हैं, सबको पता है। मियाँ साहब जिस बयानिया पे पहले आए थे ना, वोट को इज्जत दो, अब तो वो बयानिया दफन हो गया हुआ है और बिल्कुल ही 180 पे ये लोग खड़े हैं। तो ना करें आप सर, मियाँ साहब जमहूरियत बचा रहे हैं, पाकिस्तान बचा रहे हैं, मेरे और आपकी दादरसी करेंगे, मेरे रिपोर्टर की, मेरे कैमरामैन की। आपको नहीं लगता कि मियाँ साहब सिंबल ऑफ होप हैं और आते गुर्बत खत्म? क्योंकि उन्होंने परसों एक बयान दिया कि 8 फरवरी के बाद जो सूरज तलू होगा वो खुशहाली का होगा। ये तो इंशाल्लाह खुशहाली का ही होगा, लेकिन वो किस तरह तलू होगा ये तो कल का दिन बताएगा इंशाल्लाह ताला। देखें, इनको काफ़ी मौका मिला है पाकिस्तान में, ठीक है। मैं समझता हूं जो आम बंदा, मेट्रो ऑरेंज मोटरवे बनाते रहे, वो बुरे वाला गए हैं, उन्होंने कहा एयरपोर्ट बना देंगे, गुजरा वाला गए हैं मेट्रो बना देंगे, वो उधर मरी गए हैं, उन्होंने कहा यहाँ भी आप कुछ ये नया बना शुक्र देंगे। करें उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ बंदरगाह भी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, हफीजुल्लाह नियाजी साहब एनालिस्ट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हफीज साहब, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा हफीज साहब, कल का तो दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन इस वजह से भी है क्योंकि कल इलेक्शन होने जा रहे हैं। सर कल आप कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ नया होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ ऐसा होगा जो इस वक्त अखबारात भी कह रहे हैं और आम बंदा भी कह रहा है जी कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम है। मैं गो के बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग अ डेमोक्रेट मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आवाज़ ऐसी आ रही कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वफाक भी इनका, पंजाब भी इसका इनका, या बिलावल साहब आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है इससे कुछ हटके भी हो सकता है? देखिए जी, नया तो जरूर होगा लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। और जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, वही पूरी कौम कर रही है और कई महीनों से कर रही है। वो एक अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत सा क्लीशे है कि डाई इज कास्ट। तो ये तो जो इलेक्शन के बारे में जो डाई है वो कास्ट हो चुकी है और ये इस तर्ज का इलेक्शन जो है वो कोई नया नहीं है। जो कई इलेक्शन देख चुके हैं, हर इलेक्शन जो है एक दूसरे से थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हुआ है, लेकिन जो नताइज थे तकरीबन सारे इंतखाबात के अंदर वो कमो पेश पहले से उसका तयन हो जाता था हमेशा ही, जितने आज तक हुए। मेरी तो जो कुछ थोड़ा बहुत सामने हुआ है और जो कोई पाकिस्तान की हमारी तारीख की किताबों में दर्ज है। सर इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आती है आपको? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ ही नहीं सकती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आती है जब आप जो है किसी भी जगह पे कम अज कम पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको डिसएनफ्रेंचाइज ना करें। यहाँ पे आजकल हमने तहरीक इंसाफ को रेस से बाहर निकाला हुआ है। 2018 में मुस्लिम लीग नून को निकाल दिया था, 2002 में मुस्लिम लीग नून और तकरीबन कुछ हद तक पीस पार्टी को निकाल दिया था। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसमें वो आपको कभी भी इस तरह का इलेक्शन स्टेबिलिटी नहीं देता। लेकिन ना इलेक्शन ना होने से इलेक्शन होना जो है बहरहाल एक बहुत बेहतर कदम है। मैं तो थ्रू आउट यही कहता रहा हूँ कि इलेक्शन हो गए तो सत्यानाश और ना हुए तो सब सत्यानाश। बस ये मेरा तो, मुझे तो ये लगता है कि सियासी इस्तेकाम जो है वो उससे हम कोसे दूर चले जाएंगे बल्कि मजीद बढ़ेगा। 2018 के अंदर भी यही मेरा ख्याल था और आज मेरा यही ख्याल है। साहब देखें, IMF के साथ हमारे मामलात ऑलरेडी इन डेंजर हो जाते हैं, फिर बल्कि गैस की प्राइसेस आज डॉन की मेन न्यूज़ है 9 से 35% बढ़ाई जा रही है, मंजूरी दे दी गई है। तो सर इतनी महंगाई, इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद अगर होती है, ऑलरेडी आम आदमी पिस चुका है 2 सालों में, या मैं कहता हूँ चलो जी 75 सालों में पिस गया है। मैं किसी सियासी जमात को डिफेंड नहीं कर रहा, या किसी के मैं वो नहीं कर रहा, फेवर नहीं कर रहा,
लेकिन सर अगर खुदा न खास्ता जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसके बाद मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो आम आदमी किधर जाएगा, मैशत कैसे ट्रैक पे आएगी सर? देखिए जी, मैशत तो जो है हर एक चीज का ताल्लुक जो है वो बाय प्रोडक्ट है सियासी इस्तेकाम या अदम इस्तेकाम की। ये सबसे पहले जो उसका पहला बच्चा होता है उसकी कोख से जन्म लेता है सियासी अदम इस्तेकाम की, वो माशी बुरान होता है, माशी बदहाली होती है। फिर और भी कई सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये तो जहन से बहस निकाल दें कि ये कोई दो को अलग-अलग सब्जेक्ट है, ये एक ही सब्जेक्ट है और एक ही के जो सियासी इस्तेकाम के आगे बच्चे हैं। दूसरा, जो कौमों का जो अरूज ज़वाल की कहानी होती है वो कोई 1 साल की या 6 महीने की या 2 साल की नहीं होती, वो चंद सालों की मुहिम शाखा होती है। बड़ी बड़ी जब अंपायर गिरती हैं तो उनको 30, 40, 50 साल लग जाते हैं। तारीख में यही रकम है दर्ज सब कुछ। बेशक याहिया खान के जिम्मे लगा दें पाकिस्तान का टूटना, लेकिन कोई भी सोशल साइंटिस्ट है वो बिल्कुल याहिया खान को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। एक किताब नहीं लिखी जाएगी कि जो तहकीक की और तजस्सुस की होगी कि जिसमें कहा जाए कि याहिया खान ने पाकिस्तान तोड़ा है। वो पूरा आपको बताएंगे क्या प्रोसेस चल रहा था, जिसके बाद 16 दिसंबर 1971 का वाक़या हुआ है। और इसमें भी कोई एक किसी का को मुर्द इल्जाम ठहराना वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बल्कि वो करें जो करें स्वाब करें, हमको बस बदनाम किया। आज भी वही प्लेयर एक्टिव हैं, लेकिन इस लिहाज से मैं जो हमेशा से एक्टिव थे, इस लिहाज से मैं इनको थोड़ा सा अलहदा ट्रीट करता हूँ कि जन आसिम मुनीर जो है वो पता ही क्या उनके पास चॉइस रह गई थी। जब एक बंदा भी आर्मी चीफ नहीं बनता और एक सियासी जमात जो है वो फिर इदारे ही के इशारे के ऊपर वो लॉन्ग मार्च कर रही है उसके अपार्टमेंट रुकवाने के लिए, तो क्या उसके बाद होना था मैं उसका तयन करता रहता था, लेकिन कुछ शक्ल नहीं बन पाती थी। आज जब कुछ हो चुका है और चूंकि बीत चुका है तो ये शक्ल बन गई है कि वो जो कुछ 2021 में या 22 में जो कुछ होता रहा और जिन जिन लोगों ने हिस्सा डाला, जैसे जैसे डाला, उसके बाद हम इस मुकाम पहुंचे हैं। अब ये होगा कि कोई एक बंदा ठीक कर लेगा, कौमी कंसेंसस कैसे पैदा होगा, ये वो सवालात हैं कि जो आगे आएगा। हुकूमत भी बन जाएगी, हुकूमत तब्दील भी हो जाएगी, कुछ थोड़ी बहुत आसूदगी भी शायद आ जाए। कितना बाइख्तियार होगा? होना तो चाहिए और होगी कि आईन अगर पाकिस्तान कायम है तो बाख्तियारी रहता है, लेकिन आईन पाकिस्तान की मौजूदगी के बावजूद इमरान खान भी आज तक यही रोते हैं, नवाज शरीफ साहब को ये रोना था कि जो दखल माकूलात हैं वो मौजूद हैं। अयूब खान साहब पाकिस्तान की जो फौज को एक ऐसे जो रास्ता दिखा गए हैं कि उन्होंने एक तो उनको ये बताया कि जी किस तरीके से सियासत के अंदर जो है अमल दखल जो है वो आपका फर्ज अमली है, और दूसरा एक और चीज वो डाल गए दूसरी बुराई कि जब एक दफा आप आर्मी चीफ बन जाए तो फिर ताहयात आर्मी चीफ रहना ये आपका जो है ना ये आपका बिल्कुल हक बनता है और आपको हर सूरत में ताहयात रहना है। मेरा आपसे एक सवाल ये है, चले मैं ये आपसे पूछता हूं कि अगर पाकिस्तान के आम आदमी को देखें, मैं तो आपसे सीख रहा हूं सर, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी नज़र है पॉलिटिकल साइंस पे। मुशर्रफ साहब का दौर देख लें, अयूब साहब का दौर देख लें, ज़िया साहब का दौर देख लें, आप जीडीपी देख लें, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लें, आप उस वक्त इन्फ्लेशन देख लें, आम आदमी आपको नहीं लगता उस दौर में ज़्यादा खुश था? ये बाकी जितनी भी सिविलियन गवर्नमेंट आई हैं इन्होंने तो IMF के हमें सर उसकी वीडियो पॉलिसी हमें IMF की लौंडी बना दिया। मुशर्रफ के दौर में तो हमने IMF को गुड बाय कह दिया था। अगर हम ये करें, आम आदमी को तो सर रोटी से गर्ज है। बेटा बात यह है कि आपने बहुत फैला दिया क्वेश्चन को, और ये बहरहाल बात ये जो आप खुशहाली देखते हैं, ये खुशहाली जो थी ये किसी वक्त ये बाय डिफॉल्ट भी आ जाती है और कई उसकी वजूहत और भी होती हैं। ये मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि एक हुकूमत है वो अगर मुस्तहकम नहीं होती तो खुशहाली कैसे लाएगी। इसलिए जब मुशर्रफ के पहले 2-3 साल देख लें, ज़ियाउल हक के 2-3 साल देख लें, अयूब खान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो यूं लगता था कि पाकिस्तान जो है इसमें काहत पड़ने वाली है। आपको अंदाजा नहीं है कि पहले 3 साल 4 साल मुशर्रफ के पहले 2-3 साल स्टॉक एक्सचेंज हमने बंद रखी, फिर एक बार जंगें छिड़ी दोनों जगहों पे, अफगानिस्तान की एक जंग छिड़ी, फिर दूसरी छिड़ी, फिर क्या हुआ, फिर हमें 20 बिलियन डॉलर के करीब जो है या 18 बिलियन डॉलर हर साल हमारी इकोनॉमी इंजेक्ट हुई मुशर्रफ साहब के दौर में।
इशफाक प्रोग्राम के नाम पे और इसी तरह जवाहर हक साहब के नाम पे, तो मैं अभी उन चीज़ों नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है सर, इलेक्शन के बाद लेकिन- आपको अलायंसेस नजर आते हैं या कोई सिंगल गवर्नमेंट, सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट आएगी और मुल्क को कंट्रोल करेगी? देखिए जी, जो है ये बंदर बांट ही होनी है, क्योंकि सीटों के कोशिश तो यही की जा रही है और की हमेशा की गई है कि जी जो इस तरह के इलेक्शन में जिस तरीके से जिसको जो सीट्स मिले उतनी ही मिले, ना उससे नाप तोल का जो शायरी निज़ाम है वो जारी रहता है कि इमरान खान साहब को 110 मिलनी चाहिए, 112 मिलनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब को इस दफा 105 मिलनी चाहिए, 100 मिलनी चाहिए, लेकिन काफ लीग को जो है वो 100, मैं पहली जो जनरल इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जी 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 130 मिलनी चाहिए, या 1988 के अंदर जो है बेनजीर साहबा को जो उस वक्त सिंपल मेजोरिटी शायद 116 की थी या 115 की थी, तो 115 मिलनी चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। ये सारे आप देख लें कि 2002 के अंदर उनको फिर पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनानी पड़ी, कई दफा हो जाता है, कई दफा नहीं बस ठीक होता। है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रीशियस टाइम। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपकी कैंपेन भी अच्छी रही होगी उम्मीद करते हैं। शेख साहब, सवाल ये है कि कैसी तैयारी आपकी इलेक्शन में, और क्या आपकी पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है कि कल के दिन आप लोग कितनी सीटें जीत जाएंगे, बिलखुसूस नेशनल असेंबली की? मैं एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि तैयारी, जहाँ तक आपका सवाल है, तैयारी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूंकि एक सियासी जमात है, तो सियासी जमातें तैयारी भी करते हैं और मेहनत भी करती हैं। वो मुस्लिम लीग नून ने भी की है, जलसे भी किए हैं, अपना मैनिफेस्टो भी दे दिया है और लोगों के लिए जो रिलीफ है वो भी बता दिया क्या क्या करेंगे। बाकी आपका दूसरा जो पोर्शन है ना कि कितनी सीटें, वो तो अल्लाह की रात को पता है ना, आप तो नहीं उम्मीद तो फैसला होती है कर ना सकते शेख हैं। साहब, अवाम में आप लोग जाते हैं, नहीं आप सर। लोगों का अवाम के नहीं, पल्स पे हाथ नहीं, है। बिल्कुल आप ये छोड़ दें बात, इसको आप अल्लाह पे छोड़ दीजिए। मेरे ख्याल में ज्यादा जो फैसले अल्लाह के हो वो अल्लाह फैसले करेगा। आप मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह पूरी कोशिश की है, पूरा जोर लगाया। शेख साहब, लेकिन गुजारिश है फिर, क्योंकि मुझे आपसे सीखने का मौका मिल रहा है, ये आपकी मैं बात सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, अभी आप कह रहे हैं अल्लाह पे छोड़ दें, लेकिन फिर ऐसी क्या बदकिस्मती होती है कि इलेक्शन के बाद तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि जी हमें उतनी सीट्स नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, तो उस वक्त ये आप हम क्यों उनसे नहीं कहते अल्लाह की मर्जी? ये सवाल आप उनसे पूछिए, मुझसे ना पूछिए। मेरा चूंकि एक अपना फर्म बिलीव है, तो ठीक मैं है। तो वही बात करूंगा जो मेरा ज़हन और मेरा दिल और मेरा ज़मीन मुझे समझाता है। ठीक है ठीक है। अच्छा शेख साहब, मियां नवाज शरीफ साहब किस तरह आवाम को, जो इस वक्त महंगाई है, IMF की तरफ से बार बार सख्त किस्म की कंडीशंस आती हैं, उसको कंप्लीट भी करना पड़ता है, और उसका किसी एक सियासी जमात को मैं इल्ज़ाम दे ही नहीं सकता क्योंकि ये किसकी पूरी हिस्ट्री है, तो कैसे इन हालात में, इस सख्त हालात में मैं ये कहूँगा कि IMF बिल्कुल हमारे ऊपर, उसने ऐसे आई टू आई कॉन्टेक्ट किया हुआ है और देख रहा है कि ये गलती करें तो हम इनको पकड़ें, कैसे मियाँ साहब इलेक्शन के बाद दीगर इत्तेहादियों के साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो क्लेम करती है कि जी हम आएंगे 300 यूनिट फ्री कर देंगे, कोई कहता है 200 यूनिट फ्री कर देंगे, IMF तो सब्सिडी के खिलाफ है, तो किस तरह इनको आप इंप्लीमेंट करेंगे, गरीब को रिलीफ देंगे, बिजली सस्ती करेंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, अभी 13 रुपये महंगा कर दिया गया, इस पर शेख साहब कोई इंप्लीमेंटेशन है? बोल लिया या कुछ और बोल रहे हैं आप? शेख साहब सीखना चाहूंगा आपसे। नहीं, आपने बोल लिया या कुछ जी, और जी, बोल रहे हैं शेख या साहब मैं बोल कह लिया। दूं? इजाजत है मुझे? शेख साहब हुक्म करने हैं आपने। आपका एक पोर्शन जो इस्तेकाम पार्टी वाला है वो तो आप उनसे पूछ लीजिए, जवाब वो देंगे। मैं जो आप उनका जवाब मैं तो नहीं दे सकता आप ना, मैं इत्तेहादी उनका हैं। वकील हूँ। अब आप दूसरे पोर्शन की तरफ आ जाएं। जी जी। हर शख्स का एक माजी होता है, और वो माजी उसका जो होता है ना, वो उसकी सारी चीज जो है ना वो खोल के सामने रख देता है। मियां नवाज शरीफ का भी एक माजी है। 2000 जब वो 13 में आए थे तो इससे ज्यादा बदतर हालात पैदा कर दिए गए वो थे। उस वक्त भी आपको याद होगा दहशतगर्दी मुंह खोले खड़ी थी, उस वक्त भी मुआशी हालात बहुत खराब थे, उस वक्त भी आपकी लोड शेडिंग इंतहा पे पहुंची हुई थी। फिर जरा उसके बाद आप 2017 तक जब मियां साहब रहे तो आप उसको देख लीजिए कि IMF से जान छुड़वा ली उन्होंने, आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी से जान छुड़वा दी उन्होंने, आप देखते होंगे कि लोड शेडिंग 0% हो गई। अब भी जो मैं समझता हूँ, इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है।
लेकिन शेख साहब, इसमें आपको नहीं लगता पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो बिजली के पावर प्लांट्स लगाए वो इतने महंगे कि आज हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है? आगे चले, नई बात करें, वो नई पुरानी बात बातें हो गई हैं, अब नई बात करें ना। अब ये है कि जब मियाँ साहब को आपने देखा होगा वो इस बात पे बड़ा फोकस करते थे कि इस मुल्क में डैम बनने चाहिए, बल्कि 1-2 डैम का उन्होंने शुरुआत भी कर दी, फिर उसके बाद वो रुके, थोड़ा स्लो हो गया, फिर उसके बाद उन्होंने सी पैक का काम शुरू किया, वो भी एक गेम चेंजर था। बल्कि यूं कह लीजिए पाकिस्तान के जो थे फाइनेंशियल मामला, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता अगर वो चलता रहता उसी तेजी के साथ। तो आज वो अपने मरहल तय कर चुका था और पाकिस्तान के लोगों की मसाइल हल हो गए होते। अब मेरे अपने ख्याल में सबसे पहला काम जो मियाँ साहब करेंगे वो रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्री होगी, और जब इंडस्ट्री आपकी रिवाइव करेगी तो उससे बहुत सारे आपके मसाइल मेरे ख्याल में शायद हल हो जाएंगे। और सीपैक को भी वो तेज करेंगे ताकि उससे पाकिस्तान की फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है शेख साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कहाँ देखना चाहते हैं एक नून लीगी, या आप भी सीनियर रहनुमा है नून लीग के, पंजाब में या वफाक में अगर आपकी गवर्नमेंट आती है, आपकी क्या विश होगी? वो जो फैसला है वो बड़े मियाँ साहब का फैसला है। वैसे एक आम वर्कर क्या चाहता है, एक आम पार्टी में? मैं इस बारे में कह ही नहीं सकता, मेरी कौन सुनेगा यार। नहीं शेख साहब, आप तो हर उनकी माशाल्लाह कोर कमेटी के मीटिंग में होते हैं, आपसे मशवरे लिए जाते हैं। मैं नहीं हूँ जी, मैं नहीं हूँ उसमें, मैं उसमें बिल्कुल नहीं हूँ। और मेरा फैसला जो है वो तो अपनी एक ज़ाती हैसियत रखता है, बाकी तो बड़े मियाँ साहब का फैसला होगा। वो किस जगह उनको देखना चाहते हैं, किस जगह रखना चाहते हैं, वो फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके टाइम का, जज़ाकल्लाह। जी उमर दराज भाई, आपने मुख्तलिफ आरात सुनी, माजरत आपको काफ़ी वेट करना पड़ा। आपने भी लाहौर के तकरीबन और पंजाब की भी अमूमी सियासत पे आपकी काफ़ी गिरफ्त है, क्या देखते हैं, क्या रिज़ल्ट है, अवाम का जोश जज्बा? क्योंकि आज डॉन न्यूज़ की तो खबर है बड़ी लैक लस्टर किस्म की, फ्रंट की पेज की लैक लस्टर कंपेन, यानी बड़ी ठंडी बड़ी आम सी कंपेन सियासी जमातों ने की। लेकिन आपको क्या लगता है वोटर में जोश होगा, और क्या हालात नज़र आ रहे हैं? कल 14 सीटें लाहौर की जो नेशनल लेवल की हैं। बिलाल भाई ये बताइएगा कि जो मुस्लिम लीग नून की इस वक्त कंपेन गई है, जो गुज़श्ता रात ख़त्म हुई है, किसके साथ मुकाबला था? पहले इस बात को तो सोचे। महंगाई से, नहीं, करप्शन से नहीं, महंगाई से नहीं, उनका मुकाबला किसी से नहीं है। वो इस वक्त आल इन आल हैं, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल ही कोई नहीं है। आपको एक मिसाल देता हूँ, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो हर पाकिस्तानी, हर इंडियन जो होता है वो कॉन्शियस होता है देखने के लिए, उसका दिल चाहता है मैं देखूं। और जब पाकिस्तान और यूएई का मैच होता है तो कौन देखता है, कौन कहता है मैं अपना टाइम वेस्ट करूं? यहाँ पे सिचुएशन ये है, जब साथ मुकाबले के लिए दूसरा खिलाड़ी कोई पावरफुल खिलाड़ी होगा ना तो मुकाबला भी अच्छा लगता है। हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं हमारी मईशत के, और हमारे जो महंगाई हो चुकी है उससे आम आदमी तो बेचारा बदहाल है। आपने भी सर्वे किए हैं मुख्तलिफ हलकों में, हमने भी किए, ग्रास रूट लेवल पे गए हैं। लोग यकीन जाने कि बहुत परेशान हैं। लोग ये कहते हैं कि जितनी मर्जी कंपेन कर ले कोई जमात भी, ये नहीं कि मुस्लिम लीग, कोई भी कर ले, उनका कहना है कि हम वोट अब सोच समझ के ही देंगे। अब वो उनके इतने परेशान क्यों हैं? क्यों मियाँ साहब को देख के या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब देखिए, मियाँ साहब को देख के उनके चेहरे पे खुशी नहीं आती? 2013 से 17 तक जो उन्होंने काम किए वो तो उनके काम जो है वो नजर आते हैं। बिजली वाकई उन्होंने जो है उसमें लोड शेडिंग को खात्मा किया, रोशन पाकिस्तान बनाया है। लेकिन ये एक बात देखें कि 16 माह की हुकूमत किसकी थी? क्या पीडीएम की नहीं थी? पाकिस्तान डिफाल्टर होने से नहीं बचाया। डिफाल्टर आप अगर पाकिस्तान को बचा लिया, आवाम डिफाल्टर हो चुकी है। कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। शहबाज पाकिस्तान कपड़े बेचने पे चले हुए थे, वो तो उन्होंने कपड़े बेच देने थे। अगर वो बेच लेते तो ज़्यादा बेहतर था। गौरी साहब देखें ना, 16 माह का जो बार बार इन पे इल्ज़ाम आ जाता है जी पीटीएम ने ये कि, आप नहीं समझते उन्होंने अपनी सियासत कुर्बान कर दी, कपड़े बेचने पे तैयार हो गए, आपस में इत्तेहाद भी कर लिया, पाकिस्तान उन्होंने बचा लिया। सवाल मैं आपसे भी करूँगा। देखें, ये बात तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुद मानते हैं, और कायद नून लीग मियाँ नवाज शरीफ जो हैं और शहबाज शरीफ इस बात का कई बार इजहार कर चुके हैं कि हमने अपनी जो पॉलिटिकल साख है उसको हमने दाव पे लगाया है, मुतासिर किया है, अपना वोट बैंक जो है वो भी हमने ज़ाया किया, लेकिन मुल्क को बचाया। अब किस हद तक उनके इस दावे में सदाकत है, ये आप अगर थोड़ी सी चले जाएं उससे पिछली जो 3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, तो इसमें कोई मैं नून लीग की सपोर्ट नहीं कर रहा कि उन्होंने वाकई ये सारी कुर्बानी इसलिए दी होगी। यकीनन उन्होंने अपने केसेस भी ख़त्म करवाए हैं, ये नतीजा मियाँ साहब पाकिस्तान भी वापस पहुँचे हैं, बड़ी धूमधाम से उनका इस्तकबाल भी हुआ है। लेकिन 3.5 साल में पीटीआई ने भी इस मुल्क का कोई भला नहीं किया,
और पीटीआई ने ना सिर्फ मीशत बल्कि उनका जो शहरी आबादी के वजीर थे, जो अब खैर इत्तेहाद भी हो गया उनका नून लीग के साथ, मेरा ख्याल गुलाम सरवर उनका, जिन्होंने कहा था जी कि हमारे तो पायलट्स जो हैं वो बगैर लाइसेंस के, बड़ा नुकसान हुआ। पीटीआई ने हर शोबे को चुन के तबाह किया। ये चीज़ आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है और अवाम ने भी देखी है, इसमें दो राय नहीं है। नहीं, आप डिफेंड ना करें, लेकिन जो एक सच्चाई है, एक जो सच्चाई है, खान साहब ने हुकूमत मिलने के बाद, चले बानी पीटीआई कह लेते हैं, आपको कोई मुश्किल ना हो बाद में, बानी पीटीआई ने हुकूमत मिलने के बाद कई बार ये खुद बयान दिया कि मुझे हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, हमें भी तजर्बा नहीं है। लेकिन देखें, इस तरह की तजर्बात का नुकसान आपको हुआ है, मुझे हुआ है, और यही वजह है कि वही लोग, ये शायद उस तरह अगर आप एक रूटीन को चलने देते तो शायद आज मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म ना बन रहे होते। हुआ यही है कि देखें, मैं उस पर आता हूँ। देखें देखें, मैं आपको देखें उनके मुकाबले पे सर इलेक्शन छोड़ें, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, आपने जब एक जमात को मुसल्लत किया, आरटीए सिस्टम को बिठाया, उसने इतना बुरा कर दिया इस मुल्क के साथ कि अवाम को मियां नवाज शरीफ की शक्ल में अब निजात हिंदा दिखाई दे रहा है अपना इस वक्त मजबूर है अवाम। ठीक है, आपकी राय जी सर। वाकई पीडीएम ने, ये बड़ा सवाल है, मैं आपकी भी इस पर राय चाहूँगा, आप इंजीनियर भी हैं, माशाल्लाह चीज़ों पे गहरी नज़र रखते हैं। वाकई पीडीएम ने मुल्क बचाया, मुल्क डिफाल्टर होने, मैं तो समझता हूँ बचाया है, और अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर लिया। देखें ना, आप 16 माह के देखें आम बंदे के ऊपर क्या असरात इसके हुए हैं। ठीक है, आम बंदे का तो हर चीज़ महंगी हो गई है, बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, हर चीज़ लोग तो अपने लेवल पे देखते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। पीडीएम के हवाले से लोगों को ये नज़र आ रहा है कि इन्होंने अपने केस माफ़ करवाए हैं। ठीक है, तो आप इसके अलावा कोई भी कीमत अगर लगाना चाहेंगे, अवाम के ज़हन में यही है कि इन्होंने अपने केस माफ़ करवाए हैं और सारा जो बोझ है वो हमारे ऊपर डला है। ये वो कहते हैं झूठे केस थे, वो झूठे थे केस। और एक जो अहम बात है ना, वो है कि अब देखें, जंग है, नैरेटिव की जंग है। अब नैरेटिव की जंग में पीडीएम ने फेल हुई है। ठीक है, नई नस्ल आ गई है, यूथ आ गई है। इलेक्शन कमीशन ने भी जो स्टैटिस्टिक्स जारी की है ना कि 13 करोड़ के करीब वोटर है, 6 करोड़ 12 करोड़ 80-85 लाख समथिंग इतना, 6 करोड़ वोटर वो है जिसकी एज 18 से 35 साल है। पीडीएम इनको जो है ना वो एड्रेस नहीं कर रही, इन्होंने ना इन लोगों को जगह नहीं दी। क्यों नहीं यूथ, ये बाप की राय है। मुझे तो लगता है हर यूथ का बंदा मियां शहबाज शरीफ से इश्क करते हैं, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब को देख के उससे हौसला होता है कि मुल्क का बच जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं जो यूथ है वो पीडीएम उसको अपील नहीं करी, या पीडीएम यूथ को अपील नहीं कर सकी, क्या वजह है, क्या फैक्टर था? इन्होंने ना स्पेस दी नहीं है। आप देखें कि रवायती चंद ख़ानदान हैं, वो किचन कैबिनेट से बाहर बात नहीं जा रही। आप खुद पार्टी के अंदर देख लें कि आपको पार्टी के अंदर कोई नया यूथ लीडर आपको जो उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया हो। हमजा साहब, अगर मरियम साहब आई हैं तो वो पार्टी नहीं, वो घर से आई हैं। एक बात समझने वाली है सर, उनकी कुर्बानियां भी तो देखें। हमजा साहब कहते हैं मैं मुशर्रफ दौर से सख्तियां सह रहा हूं। तो इसमें देखें, असल देखा जाता है मुझे ब्रेक लेनी है, कारकुन को क्या मिला इसमें से, कारकुन को क्या मिला। जी व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, सब लाहौर के कुछ हलकों में जहां पर हमें लगता है कि अहम मुकाबले होने जा रहे हैं, ये प्रोग्राम का लास्ट फेज चल रहा है, उन पे भी हम बात कर लें। हमारे साथ टीम भी बैठी है, तो क्यों ना उनके बैठने का फ़ायदा उठाया जाए। उमर भाई, NA-130, यास्मीन राशिद साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब, क्या देखते हैं, कोई मुकाबला है या नहीं? मुकाबला तो होगा, ऐसी बात नहीं कि मुकाबला नहीं होगा, मुकाबला तो होगा, लेकिन नवाज शरीफ का साहब का पलड़ा जो है वो भारी है। चौधरी शहबाज साहब ने हमें लाइन पे लिया जी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का नाम, आपकी दुआ चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, आज डॉन न्यूज़ की खबर है तो मैं वो आपसे शेयर करूँ। मैंने अपने यहाँ बैठे दोस्तों से भी पूछा कि इस दफ़ा इलेक्शन कैंपेन उतनी जोशीली, उतनी पुरजोर, उतनी अवामी तईद के साथ नहीं की गई, और लैक लस्टर कैंपेन, मैं वर्ड यूज़ करूँ, लैक लस्टर कैंपेन, इसकी क्या वजह है? या आप उस खबर से एग्री नहीं करते? देखिए, मैं तो जहाँ पे कंपेन कर रहा हूँ दोनों हल्कों में, मेरा हल्का लगता है दोनों हल्कों में। NA-118 हमदा शहबाज साहब है, मैंने, और PP 49 मेरे वाली नीचे
119 N119 में मैडम मरियम नवाज कैंडिडेट है, तो मुझे तो कोई ऐसी नजर नहीं है। हमने तो पहले से ज्यादा भरपूर कैंपेन की है और बड़ा अच्छा फीडबैक हमें लोगों से मिला है और रिजल्ट भी कल इंशाल्लाह बड़ा अच्छा आएगा। का रिजल्ट आएगा N118 N119, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे रिजल्ट? सर इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। कोई कंपटीशन आपको नजर नहीं आ रहा? फिलहाल तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। एक तरफ मैडम मरियम है, एक तरफ अमर शहबाज है और मेरा हाल बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा दोनों हलकों से। सर हमजा साहब कहाँ होंगे इलेक्शन के बाद? पार्टी के अंदर एक गुफ्तो शनीद तो होती होगी, पंजाब में या वफाक में, अगर आपकी सर हुकूमत देखिए, आती है? ये सर पार्टी ने फैसले करने, मैं इस पे अपनी सर राय आपकी नहीं भी दे तो सकता। ख्वाहिश है ना, आपकी भी देखें, पार्टी वर्कर की भी तो ख्वाहिश होती है ना। नहीं कि मेरे हमजा लिए तो साहब सर की- सारी, मेरे लिए तो फैमिली काबिल एहतराम है। जो पार्टी को फैसला करेंगे तो हम उन्हें बैक कह देंगे। चाहे हमजा साहब का कर लें, मरियम साहबा का कर लें, मियां साहब, जिसका भी आप लोग उनका हाँ, साथ जो दें। जो करेंगे देखें ना, जो पार्टी पुलिस के पाबंद है, जो पार्टी करेगी अच्छे करेगी इंशाल्लाह। अच्छा चुर साहब, आप जिन हलकों में कंपेन कर रहे हैं, मेरा भी यहाँ से कुछ ताल्लुक है, मैं भी सर्वे भी करता हूँ और मेरा कुछ घरेलू ताल्लुक भी है। मैं इन इलाकों में रहा हूँ, काफ़ी मेरी वर्किंग है। इन इलाकों की जो आवाम है, मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, वो बेसिकली इस वक्त बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से अपनी बेसिक नीड्स मीट कर रही है। उनको मसाइल हैं बिजली के, गैस के, इस वक्त फिर इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि मीडिया इलेक्शन में मसरूफ़ है। अवामी मसाइल हम हाईलाइट नहीं कर सके, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। सर आपके पास कोई एक ऐसा रोड मैप है कि आप आम आदमी को रिलीफ दे सकेंगे अगर आप लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं? IMF ने तो कहा नो मोर सब्सिडी, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल देखें, जो बात आप कर रहे हैं महंगाई वाली, वो बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। उससे दूसरी बात ही कोई नहीं है कि महंगाई नहीं है। और जो लास्ट बिल आए हैं इस दफा गैस के, बड़े ज्यादा बिल आए हैं इस दफा आए हैं तो लोगों की चीखें निकल गई हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पहले भी हमेशा जब मुश्किल टाइम होता है मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आती है और मसाइल ठीक करते हैं। इस दफा भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मियां नवाज शरीफ साहब जीतेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और मसाइल जो महंगाई का सबसे पहले से जिनको बोतल बंद किया जाएगा इंशाल्लाह। सर लेकिन उसके लिए शर्त है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की। आपको लगता है इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी? पाकिस्तान इंशाल्लाह में तो हर सर, इलेक्शन के बाद हर सियासी जमात जो हार जाती है, चाहे कोई भी हो, PTI हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, वो सर वो वावेला मचा देती है कि जी धांधली हो गई, धांधली हो गई। कि इस वक्त तो इक्वल फील्ड मिल गई ना सबको, इक्वल भी विकेट है, तो कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी। मेरा ख्याल है अब सर, कंपेन equal जैसे field हमने है। पहले बात जो आपने पहले बात छड़ी कंपेन की, जब कंपेन में ही कोई नजर नहीं हमें आएगा मुकाबले पे, तो रिजल्ट फिर क्या होगा? तो रिजल्ट फिर हम ही जीतेंगे। जब हम जीतेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो जो चीजें हैं अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चले अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। बहुत बहुत शुक्रिया चौर साहब आपके टाइम का। जी उमर भाई, मैं आपसे बात कर रहा था। हाँ जी, इक्वल फील्ड वो तो ठीक है, उन्होंने कह दिया। सर महंगाई, गैस, महंगाई पे कैसे काबू पाया जाएगा? इंजीनियर साहब आप ही बता दें। इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो हमें बोल्ड फैसले करने हैं कि हमने पाकिस्तान की जो इकानमी है ये सारी इंटरेस्ट बेस चल रही है, IMF से सारा सिलसिला, और असल हुकूमतों पे लोगों का एतमाद नहीं होता, इसलिए वो मजबूत फ़ैसले नहीं कर पाती। हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला में मौका दे, मजबूत फ़ैसले करेंगे। कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हमने एक दफ़ा इस जो इंटरेस्ट बेस इकानमी है IMF के कर्जे वाला, पाकिस्तान की जान छुड़ानी है। दूसरी अहम बात यह है कि इस वक्त ना अवाम और मुल्क का एतमाद ख़त्म हुआ पड़ा हुआ है, आपस में ताल्लुक़ कोई नहीं है। पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बना लें, अवाम और मुल्क के दरमियान पुल बन जाए ना, तो ये जो छोटे छोटे मसले जिस पे जनाब सियासतें होती हैं ना, ये मसले तो लोकल गवर्नमेंट के मसले हैं, इंशाल्लाह ये यहीं से हल हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इसके लिए लॉन्ग टर्म और तरबियत की ज़रूरत ठीक है। है जी। वैसे इस वक्त हमारे साथ उस्मा कारदार साहिबा मौजूद है। उस्मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम। उस्मा कादरी जी साहिबा, वालेकुम सलाम। उस्मा साहिबा कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी थैंक यू सो मच। उस्मा साहिबा, क्या नज़र आ रहा है आपको कल के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में कितनी बेहतरी आएगी, कितनी स्टेबिलिटी आएगी, और फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, क्या वो इलेक्शन को तस्लीम कर लेंगी? मेरा आपसे सवाल है। जी सबसे पहले तो मैं बलूचिस्तान में जो ये धमाके हुए, दिलखराश मनाजिर देखने में मेरे इनकी पुरजोर मज़म्मत करना चाहती हूँ। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि आपका सवाल का पहला हिस्सा तो मुझे समझ आया, बाद में आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर मैं दोबारा कर देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि कल के इलेक्शन के बाद आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी? क्योंकि पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जनरेट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स यू हैव abundance of foreign direct investment, people are investing in Pakistan, industrialization is there, jobs are there, आपकी जो GDP है वो ग्रो करती है, आपका GNP ग्रो करता है, फिजिकल डेफिसिट कम होता है, ट्रेड डेफिसिट कम होता है, ये मैं कह रहा हूँ।
जी, मैं समझती हूँ कि जो इस वक्त सिचुएशन है और जिन हालात में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है मतलब पोलराइजेशन मज़ीद बढ़ने के अंदेशा है। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब सब पार्टीज को एक ओपन फील्ड दी जाए, एक इलेक्शन में पूरा मौका दिया जाए, चाहे पहले किसी का नहीं दिया गया था या अब नहीं दिया जा रहा। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक अ राइट। सारे लोग अपने अवामी नुमाइंदों को वोट देना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, और ये बात, ये क्रेडिबिलिटी मैं समझती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज में भी होनी चाहिए कि जब वो अपने इलेक्टेबल्स को मैदान में उतारते हैं, उनकी कारकर्दगी के मुताबिक उतारें, राइट मैन फॉर राइट जॉब चुने। ये जो किसी को भी फैसिलिटेट कर देना किसी पार्टी से किसी बंदे को, डेफिनेटली अलायंसेस होते हैं बट नॉट लाइक दिस। जो बंदा ऑलरेडी इतना जेपीडाइज है, जिसके ऊपर केसेस है, प्रूवन केसेस है, उनको आप ला के अलायंस में खड़ा कर देंगे तो वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। नहीं, अगर वहां मुल्क पर बचाना जब हो, अगर आपकी मुल्क पार्टीज बचाना हो, में उस्मा साहिबा, अगर मुल्क मुल्क बचाना हो तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं, वो जब सिर्फ मैनिफेस्टो तैयार ना करें, वो जानते हैं जो कई कई दिहाइयों से इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं, वो मुल्क की अवाम की पल्स समझते हैं। अवाम तकलीफ में है, बेरोजगारी है, अवाम के पास खाने की चीजें नहीं है। बिलीव मी कि आप खुद समझते हैं, आप लोग देखते हैं, इस वक्त जो मिडिल क्लास तक लोग हैं वो भी धंस चुके हैं इस महंगाई की तकलीफ में। और आप गरीब आदमी को तो हाल पूछे ही ना, वो तो बेचारे अब आई थिंक पता नहीं किस तरह अपना रोज बसर करते हैं। बच्चों को स्कूलों से उठा चुके हुए हैं और खुद दोनोश की चीजें नहीं है। सबसे पहले जो भी हुकूमत आए या जो भी हुकूमत बनाए, मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में ये बात है कि पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल्स। कोई भी आ सकता है हुकूमत में, मगर राइट मैन फॉर राइट जॉब। क्या हम समझते हैं कि जो जी बस ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम व्यूअर्स। यहां पे मुझे एक ब्रेक लेनी है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। उमर भाई, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। इस वक्त तो कफ़ायत शारी, मैं कहता हूँ फरीज़ा है, कौमी फरीज़ा है, जो भी हुकूमत आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली UNDP की एक रिपोर्ट आती है, तकरीबन साल हो गया है, मोर और लेस 10, 11, 12 माह हो गए हैं। उसमें ये अल जज़ीरा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि मैंने सर्वे किया है या कोई प्राइवेट चैनल है, उसमें ये पब्लिश हुई बाकायदा खबर कि 17 तकरीबन $2 बिलियन, 17.2 बिलियन डॉलर्स जो हमारी रूलिंग एलीट है। अब रूलिंग एलीट में जो ऊपर हमें कंट्रोल करते हैं, वो अपनी जिसे कहते हैं पर्क्स, प्रिविलेजेस या पंजाबी च अयाशी, अल्ले ते लल्ले, ਉਹਦੇ च स्पेंड कर दी है। तो सर, क्या अगर आगे भी ये रविश रही तो आपको लगता है बेहतरी आएगी? आम आदमी के तो पास आप और मैं दोनों जा रहे हैं और हम दोनों आम आदमी हैं। देखिए, जब किसी का बजट हो 1 रुपया, वो खर्च 2 रुपये हो जाए तो मुश्किलात तो उसको आनी ही आनी। आप देखें कि निगरान हुकूमत ने अभी 1 साल तकरीबन उनको हो गया, उनकी हुकूमत को, कितनी मैराथन की आपने रेस, जो साइकिल रेसें चली हैं, मुझे बताएं किसको आगाही मिली है? जो खर्चा उस पर हो रहा है कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है ना। आप देखें कि एक आम बंदा, मोहसिन नकवी साहब, अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज़्ज़त दे, वो वज़ीर आला हुए हैं। जब वो वज़ीर आला नहीं थे तो अपनी गाड़ी में जाते थे, अब वो वज़ीर आला है तो कितनी गाड़ियाँ, कितना प्रोटोकॉल है उनका, कौन खर्चा दे रहा है? ये कौम दे रही है। सर, सूबे की खिदमत भी तो करनी है। खिदमत तो करें, तो वो एहसान तो नहीं करें, वो इस मुल्क के शहरी हैं। उनका फ़र्ज़ है कि अगर अल्लाह ने उनको ये इज़्ज़त दी है तो वो ये काम करें, खिदमत करें। उसका मकसद ये तो नहीं है कि जो पाकिस्तान का पैसा, जो गरीब आवाम का पैसा, हम लोग तो, हमारा तो बच्चा पैदा होने से पहले तकरीबन 3 लाख रुपए का मकरूज़ है। हमें तो ये सोचना चाहिए, आप लाहौर के पूरे अंडरपासिस को आप जो है उसकी तज़ीन और आराइश कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है उसकी करने की? लाहौर खूबसूरत नहीं बनाना? तो खूबसूरत बनाएं, अपनी जेब भी तो देखें। क्या घर को खूबसूरत बनाते बनाते अपनी आवाम को भूखे मारेंगे? कि हम हर जगह पे कशकोल लेके जाएंगे? हमें कम से कम अपने अंदर भी तो देखना चाहिए कि हमारे पास है क्या, हम क्यों इस तरह के काम करते हैं। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है, आपका बजट अगर किसी चीज़ पे इजाज़त नहीं देता, तो क्या आप वो छोड़ के अपने घर के बजट से जो अपने घर की तज़ीन और आराइश करेंगे? नहीं, पहले आप अपनी फैमिली को देखेंगे, आप अपना किचन देखेंगे, उसके बाद ही दूसरे काम देखेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे यही हो रहा, मुफ्त का माल है, खाए जाओ, जो कुछ होगा देखी जाएगी।
जब तक हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे, हम चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वकास भाई सेम क्वेश्चन आपसे, प्रोटोकॉल कल्चर, वीवीआईपी कल्चर, वी मेरे बस में मैं लिखता जाऊँ, ऐसा कल्चर, एक तरफ उस पर अरबों डॉलर स्पेंड किए जाते, दूसरी तरफ आप, मैं, आम आदमी, इंजीनियर हारिस डार साहब, उमर दराज साहब और जितनी मेरी ये टीम बैठी, कैसे होगा ये, कैसे मैनेज होगा, कैसे ट्रस्ट बिल्कुल बढ़ेगा? आपने जो पाकिस्तान का असल मसला है उसको निशानदेही की है और बदकिस्मती से ये ठीक नहीं होगा। नहीं गवर्नमेंट सर ठीक कोई करना नहीं चाहता, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब आप घर से निकलें और हटो बच्चों का शोर मचे, एक आपके आगे सिक्योरिटी की गाड़ी हो, एक पीछे सायरन बजाती गाड़ी हो, 3 ड्राइवर हों, ठीक है, 10 सिक्योरिटी गार्ड हों, उसके पीछे फिर आप को कहीं आग ना लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी साथ हो, फिर एक एम्बुलेंस भी हो कि साहब को दिल का मसला है, ठीक है, फिर 3-4 काले शीशों वाली जीपें भी साथ हों, तो ये किसको बुरा लगता है? कौन छोड़ेगा इसको कौन तर्क करेगा? क्योंकि सबसे पहले अगर ये मिसाल कायम होगी तो इस मुल्क की शराफिया को इस पर अमल करना पड़ेगा। फिर देखें यहाँ पे क्या होता है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर के मुल्कों की मिसाल देखें तो वहाँ पे बिलाल की ज़िंदगी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी उस मुल्क के वज़ीर आज़म की है, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से हम अपने वज़ीर आला को बचाते हैं। आप किसी जलसे में देख लें, नून लीग का जलसा देख लें, उस दिन वो गुलशन रावी में जलसा हुआ है तो मैंने देखा कि वो शहबाज शरीफ साहब आए। अब शहबाज शरीफ साहब के आने से पहले उधर खारदार तारें भी लग रही हैं, वो सूंघने वाले कुत्ते वो भी चेकिंग करके गए हैं, ठीक है, फिर वो मेटल डिटेक्टर भी लगे हैं, सिक्योरिटी भी आई है, सारा कुछ हुआ। दुश्मनाने इस्लाम से खतरा है। ठीक उसके सामने जो 3000 बंदा, जिसमें मैं आप उस आबादी के, ये तो उसी इलाके के हैं, ये सारा जानते हैं, वो जो शेरा कोट है उधर के लोग, जो उधर जहांगीर टाउन है उसके लोग, जो मून मार्केट, वो उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, उधर जो मर्जी आ जाए। आपकी तवज्जो, आपके जो सारा मकसद है वो सिर्फ अमीर की जान बचाना है। सर वो नहीं होंगे तो पंजाब कौन देखेगा? अल्लाह ना करे अगर वो ना हो, पाकिस्तान कौन सर आप देखेंगे, ये देखेंगे सर, हम देख सकते हैं, हम इस काबिल नहीं हैं। आप यही तो बात है, वो समझ, हम खुद भी ये समझते हैं और आप वो खुद भी ये, हमने उनको कहीं ना कहीं बावर करवा दिया कि इस मुल्क की जो भागदौड़ है वो हुजूर आपने ही चलानी है, हम इस काबिल ही नहीं है। अगर हमने कल को कोई उठे और ये आवाज़ उठाए कि जितने आप इम्पोर्टेंट है उतना ही एक आम आदमी भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये उनके बारे में नहीं पड़ता भाई। सर आपकी पार्टी की बुनियाद तो इस्लाम है, इस्लाम की आप बात करते हैं, सूद फ्री इकोनॉमी की, ये जो वीवीआईपी कल्चर इनफिनिट मैं कह रहा हूँ, इसका खात्मा कब होगा? इसमें से ना पहली बात तो ये है कि जो हमारा कानून है ना वो अमीर और गरीब के लिए बराबर होगा, या बराबर करना है हमने। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हो क्या रहा है, हमारी पार्लियामेंट में बिल आ रहा है जनाब, 50 करोड़ की करप्शन पे नैब का केस नहीं बनेगा, आपके सामने है, और आवाम की ये सूरत हाल है कि जिसने हेलमेट नहीं पहना उसका चलान नहीं पर्चा हो रहा है, ठीक है, जो रॉन्ग साइड पे जा रहा है चलान नहीं पर्चा हो रहा है, हत्ता कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है चलान नहीं उसका पर्चा हो रहा है। ये लाहौर के अंदर आपको पता है जो गुज़िश्ता 2 महीनों से एक तमाशा लगा हुआ है हमारे लाहौर के अंदर। दूसरी बात यह है कि जो है ना पाकिस्तान की रूलिंग क्लास है, एक पाबंदी ये लगनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें मौका देगा हम लगाएंगे। क्या इनका इलाज लाहौर के अस्पतालों में होगा? जिस दिन ये मेयो में आ गए, जिस दिन ये जनाब में आ गए, जनरल में आ गए ना, तो फिर एक बेड पे 3 मरीज, इलाज ही ना हो यार। एक बेड पे 3 मरीज नहीं मिलेंगे, फिर ये अस्पताल ठीक हो। अगर खुदा ना खास्ता उस बीमारी का मियो में, गंगाराम में, सर्विस में, मियां मुंशी अस्पताल में, मियां नवाज शरीफ अस्पताल में अगर इलाज ना हुआ फिर तो ज्यादती है, उनको बाहर भेजना पड़ेगा। देखिए बात तो यही है ना कि 75 साल बाद और पाकिस्तान में 4 दफ़ा हुकूमत करने के बाद लाहौर का कोई अस्पताल नहीं जहाँ पे इनका इलाज हो सके, लाहौर में कोई ऐसा स्कूल नहीं जहाँ पे इनके बच्चे, इनके नवासे पढ़ सकें। इन्होंने लाहौर में किया क्या है, अपनी ज़ात को, ख़ानदानों को लोगों ने मजबूत किया है। हमारा मुल्क गरीब हो गया, लोग अमीर हो गए। हमने मुल्क को अमीर करना है चाहे लोगों को गरीब करना पड़ जाए। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे फैमिलीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर उनका यहाँ इलाज नहीं है तो हमें कहना चाहिए कि तुसी बाहर इलाज करो, साड़ी खैर असी कुर्बानी दे देंगे। सर उन्होंने भी तो मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं ना। ये जो 5-6 साल गुजरे हैं ना, लोग समझ रहे हैं कि लोग पीटीआई का आंसर समझते हैं। असल में ना दुनिया डिजिटल हो गई है, नई नस्ल आ गई है, नई नस्ल समझ रही है हो क्या रहा है। अब वो वडेरा शाही, वो गुलामी का दौर खत्म हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, आइंदा सालों में आएगी इंशाअल्लाह ताला। लोग ये समझते हैं, समझ गए। कल के इलेक्शन पे क्या पैगाम आप पाकिस्तानी कौम को देंगे? मैं पाकिस्तानी कौम को दूंगा कि ये जो पहले से आजमाए हैं इनको छोड़ें, लोगों का किरदार देखें,
मैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से आपको कहता हूँ, हमारा पाकिस्तान में रिलीफ का काम है, इस्लामी फलाही पाकिस्तान हमने इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला बनाना है, हमारे साथ खड़े हो। विकास भाई, आप कैसे देखेंगे कल का दिन और क्या पैगाम देंगे? सर मेरा यही पैगाम है कि जब आपके कल की इलेक्शन होती हैं तो एक जमहूरी तरीका जो है वो सारे इख्तियार करें, खुदारा इस मुल्क को चलने दें। कोई जो इलेक्शन जीतता है, जो हुकूमत बनाता है, चाहे वो तरीके इंसाफ से हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, मरकजी मुस्लिम लीग हो, जो भी जीते आप उसको स्पेस दें और दूसरे को रिस्पेक्ट दें। और ये जो चोर चोर और ये सारा ये बंद करें, इसने मुल्क को पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। उमर भाई, आप? मैं कहना चाहूँगा जी कि सबसे पहले ये अपने दिमाग में बिठा लें कि हमने वोट कास्ट करना है, चाहे किसी जमात को भी दें, वोट ज़रूर कास्ट करना है, किसी को ये आपका हक है और ये हक आपने ज़रूर जो है वो अदा करना है। व्यूअर साहब ने लोगों की राय सुन ली। मैं भी वेरी ब्रीफली कहूँगा, कल वोट ज़रूर कास्ट करें। मुन्नी की सालगिरह, चचा को मनाना, चची को मनाना, कज़न नाराज़, वो आगे वो हमसाए नाराज़ हो गए, वो क्या कहेंगे, ये बिल्कुल करें, लेकिन 2-3 घंटे अपनी ज़ात पे अगले 5 सालों को फोकस करके दें। वोट ज़रूर दें, जिस मर्जी को दें, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आका अलैहिस्सलाम के नालैन पाक के सदके इस मुल्क के हाल पे रहम करे, हमारे हाल पे रहम करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और इस मुल्क को ता क़यामत कायम रखे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, हमारे साथ जो मशरिक में बैठा हम साया है वो इंतहाई कमीना, और मैं कोई सख्त ज़ुबान यूज़ नहीं करना चाहता, उसके होते हुए अगर हम बचे हुए हैं ना, तो खुदा की इज्जत की कसम ये बॉर्डर पे खड़े फौजी का कमाल है। IR का स्टूडेंट हूँ, ग्लोबल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ, तो उस फौजी को भी आपने सपोर्ट करना है। कोई ऐसी कंपेन जो मेरी फौज के खिलाफ हो, उसको भी शटअप कॉल देनी है। बस ये मेरा आज के दिन का पैगाम था। अल्लाह अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को मेरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।